हेलो सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशोलॉजी की हमारी अगली क्लास है। और ये जो 8th क्लास है उसी का ये पार्ट है। इसमें कुछ दो तीन विद्वान बच गए थे, उनके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से जो राइटर है वो पढ़ लिए हैं। देखो, हमने अगस्ट कॉम्ट को पढ़ लिया है, मैक्स वेबर को पढ़ लिया है और कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया है, मैक्स वेबर को पढ़ लिया। आज हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ेंगे और दो तीन और हैं, जैसे कि आगे सिलेबस में दिया है। आपके पास सिलेबस होगा तो आपने देख लेना है। जैसे कि इसमें टॉलकॉट पर्सन हो गया और किंग्सले डेविस और बिलवेट ई मोर, ये हम पढ़ेंगे आज, है ना। इनको इस पूरा कर लेंगे, दोनों टॉपिक को पूरा कर लेंगे। और यही टॉपिक आपको पॉलिटी में भी दिया गया है, जैसे कि पॉलिटी में भी एक कार्ल मार्क्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बता दें आपको, हमने कुछ सीरीज चलाई है। जैसे कि आपको पता है एचपीजी की हमारी 10,000 एमसीक्यू वाली सीरीज है और इसमें 200 पेपरों का टारगेट था, मैंने कवर कर लिया है। इसमें नए पेपर भी ऐड कर रहा हूँ। इसमें अभी फ़िलहाल तभी नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आपके टीजीटी एग्ज़ाम में 5 या 10 नंबर की एचपीजी की पूछ जाएगी, तो यहाँ से रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आपका साइकोलॉजी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा तो इन तीनों चारों सेक्शनों को एक्टिव कर दूंगा मैं। इसी के साथ पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश की है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बीएड वाला सेशन है, ये भी कंप्लीट करेंगे हम जल्द ही। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी आपकी खत्म, सोशोलॉजी खत्म हो जाती है, उसी के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसी के साथ में एक सीरीज है, इसमें हम पूरा कंप्लीट पेपर देखते हैं। 170 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 40 पेपरों का टारगेट है। ठीक है, इसी के साथ हमारी सोशोलॉजी वाली सीरीज है जो आज इसमें इसमें हम आज की बात करें तो हम 14 टॉपिक कवर कर लेंगे। मतलब 12 हमने पहले कर लिए थे और 13वां आज टॉपिक होगा। इसके बाद 2 टॉपिक और कवर करेंगे तो हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। थोड़ा लंबा हो सकता है सेशन, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि ये राइटर है कि बड़े हैं, हमें इनको दोनों पर्पज से पढ़ना है। एक तो जो आपके स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोच है और एक आपकी जो दूसरा है समाजशास्त्री है। ठीक है, ये दोनों से पढ़ना है और साथ में हमने पॉलिटी के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी इसको यहीं पर कवर कर लेना है, जिससे आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। तो इमाइल दुर्खाइम की बात करेंगे तो इमाइल दुर्खाइम फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। दुर्खाइम कॉम्ट के सर्वोत्तम उत्तराधिकारी माने जाते हैं। दुर्खाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 ईस्वी में फ्रांस में छोटे से एक कस्बे में इपनल में हुआ। ठीक है, इपनल भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दुर्खाइम एक पूर्णतः समाजशास्त्री थे तथा समाज को सर्वोपरि मानते थे। यहाँ पर इनका 2 नाम मिलते हैं, इमाइल दुर्खिम भी मिलता है, इमाइल दुर्खाइम भी मिलता है ना। तो ये दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। आपके अनुसार समाज स्वतः स्फूर्त है, सोसाइटी इज अ सिग्नेट्स, ठीक है, सिग्नरी। इसलिए समाज व्यक्ति के अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन कर लेना आपने। इसलिए समाज व्यक्ति के अपने अनुसार रखने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसका अस्तित्व समाज समाप्त कर देता है। समाज तानाशाह और निरंकुश है क्योंकि वह स्टिग्नेरियस है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। दुर्खाइम कहते हैं, दुर्खाइम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैध अकादमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसकी छवि को निखारा। इसलिए दुर्खाइम का पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। आपको समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त है, मतलब इनको प्रथम प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त है। दुर्खाइम ने 1892 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और जिनके शोध का विषय था समाज में श्रम विभाजन। ठीक है, इनकी शोध का विषय भी आपने ध्यान में रखना है। दुर्खाइम द्वारा समाजशास्त्र को समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख है सामाजिक तथ्य, सामाजिक चेतना, सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, श्रम विभाजन, आत्महत्या, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खाइम की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 ईस्वी में। ध्यान में रखना है, सुमेलित वाला क्वेश्चन आता है यहाँ से। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड 1895 ईस्वी में। द सुसाइड 1897 ईस्वी में, ये मोस्ट है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ
फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1892 ईस्वी में, ये मरने के बाद लिखी है इन्होंने, ठीक है। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी की बात करेंगे 1922 ईस्वी में। सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 ईस्वी में। द मॉरल एजुकेशन 1925 ईस्वी में। तो ये बुक्स आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर मैं मोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों, और कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें बता सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सामाजिक तथ्य की बात करेंगे, सोशल फैक्ट। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में करते हैं। आप इनके अनुसार समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो सुई जेनियस है, ठीक है, सुई जेनियस है। सुई जेनेरिस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। वह जो स्वयं से उत्पन्न हो, वह जिसका अस्तित्व स्वयं में हो, वह जो अपने उद्भाव तथा अस्तित्व के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर ना हो। दुर्खाइम ने समाज को सुई जेनियर जेनियरिस माना है। यह सदैव उपस्थित रहता है तथा इसके उद्भाव का कोई बिंदु नहीं है। दुर्खाइम ने समाजशास्त्र की अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को जिस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित रखा है, वह सामाजिक तथ्यों की वस्तु पर वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप में पाया जाता है। दुर्खाइम पूर्णतः समाजशास्त्री थे। वे समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज में प्रचलित विचारों, विश्वासों को ही मानते हैं तथा उनके मूर्त रूप मानकर उनके अध्ययन करने का पर बल देते हैं। सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह ढंग है जो निर्धारित या अनिर्धारित है, जो व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने के योग्य है, अथवा काम करने का वह तरीका जो एक निर्दिष्ट समाज में सर्वत्र सामान्य है, साथ ही व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अस्तित्व बना रहता है। सामाजिक तथ्य कहलाते हैं, यही सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। वे वास्तविक है तथा व्यक्ति की इच्छा या चाह से मुक्त है। वे व्यक्तियों से बाहर है तथा उन पर दबाव डालने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में उनकी कृति प्रकृति दबावकारी या नियंत्रणकारी है। समाज में प्रचलित जन रीतियां, रूढ़ियां, प्रथाएं, धर्म, सामाजिक नियम सभी सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य की निम्नलिखित विशेषता है: बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सामान्यता, सार्वभौमिकता। दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है। सामान्य सामाजिक तथ्यों में बात करेंगे तो समाज में जो भी व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, जो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य है। इस अवस्था में व्यधिकीय कारक जैसे अपराध, डकैती, अपहरण, बलात्कार, आत्महत्या आदि सामान्य यानी न्यूनतम होती है। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे है जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं, और इनमें व्यधिकीय तत्व सामान्य दर में होते हैं, इतने अधिक नहीं होते कि समाज की कानून की व्यवस्था बिगड़ जाए। असामान्य या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य की बात करेंगे। असामान्य सामाजिक तथ्य जब अत्यधिक व्यापक हो जाते हैं तो समाज का सामान्य जन जीवन ठप हो जाता है। तो वैसे तथ्यों को व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं, जैसे अपराध की दर का बढ़ना, आत्महत्या का अधिक होना आदि। सामाजिक तथ्य सामान्य और वह स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामूहिक चेतना को मूर्त मानना ही सामाजिक तथ्य है। दुर्खाइम चेतना को दो भागों में विभाजित करते हैं: व्यक्तिगत चेतना अर्थात व्यक्ति विशेष के विचार, तथा सामूहिक चेतना अर्थात समूह के विचार, जैसे राजनीति, रूढ़ि, प्रथा, धर्म, कानून सभी समूह सामूहिक चेतनाएं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्खाइम द्वारा 1895 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सामूहिक चेतना का उल्लेख किया गया है। सामूहिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? यह एक प्रकार से सामूहिक चेतना ही है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो उन्हें ही सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। इस प्रकार के
प्रतीक, विचार, धारणाएं, भावनाएं आदि होती है, अधिकतर व्यक्तियों द्वारा मान्य होते हैं। इस कारण वे सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक है, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन के, और नेतागण सामूहिक रूप से जनता की भावनाओं के प्रतीक है। इन्हीं की दुर्खाइम सामूहिक प्रतिनिधान करते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। यह तो चेतनाओं की चेतना होती है, इसी कारण यह व्यक्तिगत चेतनाओं द्वारा प्रभावित नहीं होती। केवल असाधारण व्यक्ति ही इसका विरोध कर सकते हैं। स्मरण रहे कि सामूहिक प्रतिनिधित्व सामूहिक चेतना या जनमत नहीं बल्कि उसके प्रतीक होते हैं। विशेषताएं की बात करेंगे। प्रथम यह है कि यह सारे समाज में फैला होता है। द्वितीय यह है कि इसका व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रणात्मक प्रभाव होता है। दुर्खाइम के शब्दों में समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामाजिक एकता का सिद्धांत की बात करेंगे। द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के प्रथम भाग में इस सिद्धांत का वर्णन किया। दुर्खाइम का कहना है कि सामाजिक एकता के दो रूप है। पहला यांत्रिक एकता, दूसरा है साबयवी एकता। साबयवी एकता। इन दो भिन्न प्रकार की एकता ने दो भिन्न प्रकार के समाजों को जन्म दिया है, जिसे क्रमशः यांत्रिक समाज या साबयवी समाज कहा जाता है, ऑर्गेनिक सोसाइटी कहा जाता है। दुर्खाइम द्वारा यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिकी समाज तथा साबयवी मतलब ऑर्गेनिक समाज की औद्योगिक समाज भी कहा है। इन दोनों समाज में निम्नलिखित अंतर होता है। अब अंतर की देख लेते हैं। अंतर क्या है? यांत्रिक समाज दिया है और साबयवी समाज दिया है। एकरूपता का या समरूपता, विभिन्नता या विषमता इसमें पाई जाती है साबयवी समाज में। उसके बाद सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है इसमें यांत्रिक समाज में, और सावयवी में पाया जाता है व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिवाद का महत्व। यांत्रिक समाज में पाया जाता है महत्व की बात करेंगे, जनमत, परंपरा, धर्म और राजा का शाब्दिक महत्व होता है यांत्रिक में। और सावयवी में होता है ऑर्गेनिक बात की बात की जाए और ऑर्गेनिक में जनमत, परंपरा, धर्म, राजा आदि का न्यूनतम महत्व होता है। व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, समूह के विरुद्ध किया गया अपराध, ये भी यांत्रिक में आता है। दूसरा, सावयवी में व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध होता है। दमनकारी कानून इसमें आता है। तो प्रतिनिधि कानून आता है इसमें। यांत्रिक में दमनकारी आता है और सावयवी में प्रतिकारी कानून आता है। समाज में एकता सामूहिक चेतना द्वारा स्थापित होती है यांत्रिक में, और समाज में अत्यधिक श्रम और विशेषीकरण एकता का आधार है सावयवी में। श्रम विभाजन की बात करेंगे। श्रम विभाजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा, जिसका सर्वोत्तम व्यवस्थित उल्लेख एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन में किया है। सामाजिक श्रम विभाजन का जनक दुर्खाइम को माना जाता है। दुर्खाइम ने श्रम विभाजन पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा था। दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। आप इनका कहना है कि यह श्रम विभाजन ही है जो सावयवी समाज तथा ऑर्गेनिक समाज या औद्योगिक समाज की एकता को बनाए रखता है, अर्थात सावयवी समाज श्रम विभाजन पर आधारित है। दुर्खाइम ने लिखा है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से। प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी, इसलिए सामाजिक कार्य भी सीमित थी। सामाजिक कार्य भी सीमित होना था। अतः श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं अनुभव की जा सकती, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सामाजिक आवश्यकता बढ़ी और विभिन्न सामाजिक कार्य, विशेषकर आर्थिक उत्पादन कार्य बड़े पैमाने में होना और जरूरी हो गया। श्रम विभाजन की प्रणाली को भी लागू करना स्वतः अनिवार्य हो गया। इस प्रकार जनसंख्या का बढ़ना श्रम है विभाजन के विकास का एक कारण बन गया। श्रम विभाजन क्या होता है? जैसे सामान्य श्रम विभाजन हो गया, असामान्य श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को दो भागों में बांटा जाता है। श्रम विभाजन यह श्रम विभाजन समाज के लिए
दुष्कारात्मक है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, आदर्श शून्यात्मक श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन। ठीक है। समाजों का वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज की बात करेंगे। दुर्कहाइम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता को आधार माना है, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। सरलता के आधार पर दुर्कहाइम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है: सरल समाज, बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। सरल समाज की बात करेंगे। सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। घुमक्कड़ों का झुंड, गोत्र आदि पाए जाते हैं। भूखंडीय सरल समाज होता है, इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूह के मिश्रण से होता है, जिसमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। जनजातियों की इसी श्रेणी में शामिल करते हैं, छोटे छोटे गांव भी इसी श्रेणी में आते हैं। साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, इसमें क्या आता है? इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है, जनजातियों को इसी मिश्रण के समाज में रख सकते हैं। दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज की बात करेंगे। दुर्कहाइम इसे सबसे जटिल समाज कहते हैं, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर और राजधानियां इसी प्रकार के समाज की श्रेणी में आते हैं। आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया इन्होंने दुर्कहाइम ने। आत्महत्या का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने जीवन लीला को समाप्त करना है। दुर्कहाइम कहते हैं 1997 में प्रकाशित द सुसाइड नामक पुस्तक में आत्महत्या संबंधी सिद्धांत का प्रस्तुत करते हैं। दुर्कहाइम ने पूर्व आत्महत्या के लिए एक मनोवैज्ञानिक घटना मानी जाती है और यह मनोविज्ञान का विषय है, लेकिन इन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु स्वीकार कर ली है। दुर्कहाइम पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि प्रो प्रोटेस्टेंट की बात करेंगे। प्रोटेस्टेंट ज्यादा आत्महत्या करते हैं, जबकि कैथोलिक कम। जैसे शहरी हो गया, शहरी ज्यादा करते हैं आत्महत्या, ग्रामीण कम करते हैं। अविवाहित ज्यादा करते हैं, विवाहित कम करते हैं। सैनिक ज्यादा करते हैं, सिविलियन कम करते हैं। महिलाएं ज्यादा करती है, पुरुष कम करते हैं। गर्मी में भी ज्यादा होते हैं और जोड़े में। उपरोक्त आधार पर दुर्कहाइम इन निष्कर्षों पर पहुंच गए कि आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया न होकर एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि एक विशिष्ट परिस्थिति में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति ऐसा करने हेतु बाध्य होता है तथा यह समाज में सभी सदस्यों का पर लागू होता है। वास्तव में दुर्कहाइम व्यक्ति और समाज के संबंध के रूप में आत्महत्या की व्याख्या करते हैं। इसके लिए वास्तविक अपराध समाज को मानते हैं। दुर्कहाइम 4 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनता आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या की बात करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। परार्थवादी की बात करेंगे, अल्प विकसित व्यक्ति के कारण ये की जाती है। प्रतिमानहीनता ये विकार की भावना के कारण की जाती है। भाग्यवादी शक्तिहीनता के कारण की जाती है। जब व्यक्ति अपनी निजी असफलताओं, दुखों और परेशानियों के कारण आत्महत्या करता है तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे एक बूढ़ा अकेला व्यक्ति जिसका कोई परिवार या मित्र नहीं है और इसके द्वारा की जाने वाली आत्महत्या होती है, ये अहमवादी। दिवालिया व्यापारी, असफल छात्र, ये सब करते हैं अहमवादी आत्महत्या। तलाकशुदा व्यक्ति आदि द्वारा की जाने वाली आत्महत्या तथा प्रेम में असफल होने पर भी की जाने वाली आत्महत्या आत्महत्या अहमवादी है। ऐसी आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच संबंध विच्छेद के कारण होती है, अर्थात व्यक्ति के आत्महत्या के कारण निजी होते हैं। उसके बाद परार्थवादी आत्महत्या की बात करेंगे।
अहमवादी के विपरीत है, जिसमें व्यक्ति निजी कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के प्रति अनुरूपता दिखाने के क्रम में आत्महत्या करता है। यह समाज के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण होती है। यह मुख्यतः सरल परंपरागत समाज की विशेषता है, जैसे कि इसमें सती प्रथा आ जाती है, जोहर प्रथा आती है, देश की स्वाधीनता हेतु फांसी पर चढ़ना, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु शहीद होना, मानव बम बनाना आदि आत्महत्या है। परार्थवादी, जहाज के कैप्टन को जहाज के साथ डूब जाना। प्रतिमानहीनता एवं एनोमी आत्महत्या की बात करेंगे। जब समाज में मूल्य, प्रतिमान, मानदंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं तथा अराजकता की स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज में छीने जीने का अर्थ नहीं ढूंढ पाता तथा अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेता है। यह एक प्रकार से अचानक उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जैसे किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अचानक व्यापार घाटे से उत्पन्न स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या। यह औद्योगिकी समाज की विशेषता होती है, अर्थात एनोमी भाग्यवादी आत्महत्या और प्रतिमानहीनता आत्महत्या के विपरीत है। जब समाज में के नियम, प्रतिमान आदि किसी व्यक्ति पर इतने ज्यादा आरोपित किए जाते हैं, उसका जीवन दुर्भर या विफल हो जाता है, तो ऐसी आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कही जाती है। अर्थात व्यक्ति इन बंधनों को सहन करने की स्थिति में नहीं होता। जैसे दासों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, दहेज प्रथा के कारण की जाने वाली आत्महत्या, बाल विधवा द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, कॉलेज में मानसिक उत्पीड़न से की जाने वाली आत्महत्या, ये सभी भाग्यवादी आत्महत्या है। इस प्रकार दुर्खिम पहली बार आत्महत्या को समाजशास्त्रीय व्याख्या करते हैं और समाजशास्त्री की विषय वस्तु के रूप में स्थापित करते हैं। विसंगति एवं आदर्श शून्यता। दुर्खाइम ने सर्वप्रथम विसंगति की अवधारणा अपनी महत्वपूर्ण कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उल्लेख किया है। दुर्खाइम विसंगति का कारण समाज को मानते हैं। दुर्खाइम ने के शब्दों में विसंगति आदर्श विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, जिसमें नियमों का निबंधन है। एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अक्षर नियमहीनता कहते हैं। विसंगति उत्पन्न होने के कारण सामूहिक शक्ति अथवा सामाजिक नियंत्रण के भंग हो जाने के कारण होती है। अचानक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन होने के कारण होती है। विसंगति उत्पन्न होने के कारण बता रहा हूं मैं। एकाएक कोई बड़ी उन्नति या अवनति होने पर दुर्खाइम का कहना है कि आदर्श शून्यता समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसकी मात्रा में सिर्फ अंतर होता है और यह समाज की व्याधिकीय अवस्था है। अपराध समाज का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक अपराध व्याधिकीय अवस्था है। उसी प्रकार समाज के अधिक संख्या सदस्य जब सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने लगे तो यह आदर्श विहीनता है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी दिया इन्होंने। दुर्खाइम द्वारा सन 1912 ईस्वी में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक में धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। यह पुस्तक दुर्खाइम की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। दुर्खाइम धर्म संबंधी सिद्धांत में धर्म के संबंध में प्रचलित धारणाएं, जीववाद तथा प्रकृतिवाद की आलोचना करते हैं और धर्म के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर जोर देते हैं। दुर्खाइम समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है उसे दो भागों में विभाजित करते हैं, पवित्र तथा साधारण। दुर्खाइम पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को ही धर्म कहते हैं और सामूहिक चेतना विश्वास और संवेग की व्यवस्था है। विचार ही विश्वास में परिवर्तित होते हैं और विश्वासों को व्यक्त करने के तरीके को ही कर्मकांड कहते हैं। अर्थात कर्मकांड क्रिया है, हमारे तीज त्योहार हमारे विश्वासों की ही अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इन्हें कर्मकांड कहते हैं। विश्वास व कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं, जिससे सामूहिक एकीकरण बना रहता है। दुर्खाइम विश्वासों एवं व्यवहारों की इन स्वतंत्र व्यवस्था को धर्म कहते हैं। आप इनके अनुसार धर्म की तीन बातें सम्मिलित है। एक तो विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। दुर्खाइम धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और अवधारणाओं की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना
को बनाए रखते हैं। समान कर्मकांड करने वाले नैतिक रूपों से जुड़कर नैतिक समुदाय बनते हैं। विश्वास और कर्मकांड की व्यवस्था ही धर्म है, अर्थात धर्म सामूहिक एकीकरण में सहायक है। विश्वास एवं कर्मकांड को समाज मान्यता देता है। समाज ही वास्तविक देवता है। धर्म में पौराणिक गाथाओं की व्याख्या मिलती है। पौराणिक गाथाएं विश्वासों एवं कर्मकांडों को बल प्रदान करती है। विश्वास और कर्मकांड सामाजिक एकीकरण को बल प्रदान करते हैं, अतः ये पौराणिक गाथाएं धर्म को शक्तिशाली बनाती है। दुर्खाइम ऑस्ट्रेलिया की अरुणटा जनजाति में विद्यमान टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं, क्योंकि जो विशेषताएं टोटम की है वही विशेषता आधुनिक समाज में धर्म की है। एक टोटम में विश्वास करने वाले लोग आपस में संयुक्त होते हैं, उसी प्रकार एक धर्म को मानने वाले लोग भी। टोटम और गोत्र क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। गोत्र एक सवंशीय समूह है और यह सामान्यतः बहिर्विवाहीय रक्त संबंधियों का समूह है। यह एक पक्षीय होता है तथा इसके सदस्य एक ही पूर्वज के संतान होते हैं। पूर्वज मानव सम प्राणी, पशु, पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तुएं आदि हो सकते हैं। यह पूर्वज ही टोटम होता है। इस प्रकार टोटम गोत्र की उत्पत्ति का रूपांतरण है। टोटम एक पक्षीय है। टोटम के दो स्वरूप समाज में विद्यमान है, जीवंत स्वरूप और प्रतीकात्मक स्वरूप। जब टोटम के प्रतीकात्मक स्वरूप को उस समूह के सदस्य अपने घरों की दीवारों में, शरीरों पर तथा फोटो के रूप में अपने पास रखते हैं तो टोटम के स्वरूप को चुरिंगा कहा जाता है। चुरिंगा कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं दुर्खाइम के। दुर्खाइम समाज को देवता मानते हैं। मोस्ट है सर्व का साम्राज्य एक महिमा मानवित समाज है। दुर्खाइम धर्म को पवित्रता, जादू और विज्ञान की अपवित्र मानते हैं। मेलेनोवस्की धर्म और जादू को पवित्र या विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। धर्म आत्महत्या को प्रभावित करता है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेलोंग ने किया। दुर्खाइम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुणटा जनजाति में टोटम का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं को एक संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। J.F. मैकलीन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है। फ्रेजर ने इसे प्रजनन की धारणा से जोड़ते हुए कहा कि टोटम वहां पाया गया जहां जंगली लोगों में गर्भधारण में पुरुष की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं दी गई। आपका कहना है कि अरुणटा जनजातियों में स्त्रियां टोटम को ही गर्भ धारण के लिए उत्तरदायी मानती है। हॉकिंस ने टोटमवाद की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को उत्तरदायी माना है और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की दुखद परिस्थितियों ने, जिसमें दुर्खाइम ने अपने एकमात्र पुत्र को खो दिया तथा स्वयं भी संभवतः आघात सहन नहीं कर पाए और हृदय की गति रुक जाने के कारण 59 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1917 को उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार क्वांटम का सच्चा उत्तराधिकारी दुर्खाइम की उनकी अतुलनीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो ये हो गया, हमने दुर्खाइम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा राइटर है। कार्ल मार्क्स हमने पढ़ लिया है। मैक्स वेबर भी पढ़ लिया था हमने। टॉलकॉट पार्सन्स पढ़ेंगे हम। टॉलकॉट पार्सन की बात करेंगे। 1902 में इनका जन्म हुआ, 1902 में और 1979 तक रहा। अब देख लेते हैं संरचनावाद, प्रकार्यवाद, आदर्शवादी प्रकार्यवाद, क्रियावादी सिद्धांतकार के रूप में चर्चित प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकॉट पार्सन का जन्म 1902 में कोलोरेडो, अमेरिका में हुआ तथा लगभग 3 दशक तक पार्सन समाजशास्त्री क्षितिज पर चमकते रहे। ऐसा बहुत कम विद्वानों को नसीब होता है। सन 1927 में पार्सन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक नियुक्त हुए तथा 1979 में अपनी मृत्यु तक इसी विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। सन 1914 में
समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष बने और 1949 में इनको अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद का अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त। पार्सन, दुर्खिम और मैक्स वेबर की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि दोनों विद्वान अनावश्यक बहस में पड़े हैं कि समाज महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति है, महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति है। पार्सन्स हेतु समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है, अपितु दोनों एक है। जहाँ व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है, वही समाज व्यक्तियों का है। ठीक है, उन्हें अलग अलग समझना एक सैद्धांतिक मूल है। पार्सन्स ने मैक्स वेबर की अधिकांश कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया। इन्होंने समाजशास्त्र का सिद्धांत वेता कहा, सिद्धांत किसको? मैक्स वेबर को। और ख्याति आपकी कृतियों के कारण तो है ही, लेकिन आपने अपने योगदान में पूरी एक पीढ़ी को प्रभावित किया है। आपके विद्यार्थियों में किंग्सले डेविस, अब इनके विद्यार्थियों में रॉबर्ट के मर्टन, रॉबिन्स विलियम्स, बिल्बर्ट मोर आदि ये इनके विद्यार्थी है ना, किसके? पार्सन के। आज होमन्स और गॉफमैन जैसे समाजशास्त्री जो सिद्धांत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब पार्सन की देन है। इस प्रकार प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समृद्ध कर सन 1979 में इस दुनिया से चले। अब इनकी कृतियां रचनाओं के बाद द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में, द एनेस ऑफ इजियस ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी 1949 में, 39 में प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग आपने कर ली है। टुवर्ड इन जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विद स्किल्स 1951 में, द सोशल सिस्टम 1951 में, द वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन विद बेल्स एंड स्किल्स 1953 में, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी विद स्मेल्सर 1956 ईस्वी में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी 1964 ईस्वी में, सोसाइटी इवोल्यूशनरी एंड कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव 1966 में, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 1971 में। पुस्तकों का प्रोनाउंसिएशन आपने अकॉर्डिंग कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपने इनको रीड करना है। यहाँ से पुस्तकें सुमेलित करने के लिए आती है। पार्सन ने समाजशास्त्री सिद्धांत के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इस लिखावट को यदि एक सूत्र में बांधा जाए तो कहना होगा कि पार्सन की देन निम्न क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करेंगे, सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत, सोशल सिस्टम थ्योरी, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी। सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करेंगे, पार्सन ने 1937 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में अपने क्रिया सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने क्रिया के संबंध में वेबर, पेरेटो, रिकार्डो और एडम स्मिथ जैसे आदि विद्वानों के विचारों को अस्वीकार करते हुए क्रिया का अस्वैच्छिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वॉलेंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन, पार्सन ने पहली बार अपनी क्रिया सिद्धांत को लक्ष्य से जोड़ा है। इनके अनुसार सामाजिक क्रिया के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है, अर्थात कोई भी क्रिया सभी सामाजिक हो सकती है जब उनमें इन 3 बातें सम्मिलित हो: कर्ता, एक्टर हो, परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, तथा अभिप्रेरणा हो, मोटिवेशन हो। यही आपके स्टडी में भी इम्प्लीमेंट होती है। इनमें किसी के अभाव में सामाजिक क्रिया संभव नहीं है। पार्सन के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 स्वरूप होते हैं। अभिप्रेरणा के भी इन्होंने 3 स्वरूप माने हैं मोटिवेशन के। सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, यह व्यक्ति के सौंदर्य बोध से निर्धारित करती है। इसका संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान या मनोवृत्ति से, जैसे व्यक्ति की किस प्रकार का साहित्य, फिल्म, कविताएं आदि पसंद करेगा, इसका निर्धारण इस अभिप्रेरणा द्वारा होता है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, कॉग्निटिव मोटिवेशन, इसमें सूचनाओं के आधार पर साधनों को इस तरह संयोजित किया जाता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। मूल्यांकन अभिप्रेरणा, इवेल्युएट मोटिवेशन, चूंकि कर्ता का मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, अतः वह उपलब्ध
विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना करना है तथा उनका चयन करता है जो उसे अधिकतम संतुष्टि देगी। इस आधार पर पार्सन 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख करते हैं। अभिव्यंजन सामाजिक क्रिया, यह क्रिया भावनाओं अर्थात व्यक्ति के राग, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि के आधार पर निर्धारित होती है। इसका उद्देश्य कर्ता हेतु भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। साधनात्मक तथा नैमित्तिक सामाजिक क्रियाएं, यह क्रिया व्यक्ति हेतु साधन है जिसके माध्यम से कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे यूपीएससी की तैयारी करना साधनात्मक सामाजिक है, जिससे व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनने के लक्ष्य को प्राप्त करता है। नैतिक सामाजिक क्रियाएं, इस क्रिया का तात्पर्य व्यक्ति की पाप पुण्य या सही गलत के विचारों से, यह व्यक्ति के आत्म संतुष्टि से संबंधित है। जैसे गरीबों की मदद करना और वृद्धों का सम्मान करना। पासन का कहना है कि कर्ता बेशक अपनी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी क्रियाएं समाज के मूल्य से निर्देशित होती है। पासन 3 प्रकार की सामाजिक मूल्यों की चर्चा करते हैं: अभिव्यंजन मूलक, संज्ञानात्मक मूलक, नैतिक मूलक। इस प्रकार पासन मानते हैं कि कर्ता सामाजिक क्रियाएं इसलिए करता है क्योंकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों के विपरीत जाकर संतुष्टि प्राप्त करना नहीं चाहता। इसे निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे कि सामाजिक क्रिया होगी, कर्ता यहाँ पर हो गया, परिस्थिति, अभिप्रेरणा में सौंदर्यात्मक, संज्ञानात्मक और मूल्यात्मक। ये पूरा चार्ट हो गया रिवीजन के लिए। अभिव्यंजन सामाजिक क्रिया, नैमित्तिक सामाजिक क्रिया, नैतिक सामाजिक क्रिया। इस प्रकार पार्सन के क्रिया सिद्धांत का स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उनके बीच क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, जिसे अतः क्रिया कहते हैं। समाजशास्त्र वस्तुतः विभिन्न अंतः क्रियाओं की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है। क्रिया 2 व्यक्तियों या समूहों के बीच न होकर परिस्थितियों के बीच होती है, यही पार्सन कहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को मानक और मूल्यों के अनुसार पूरा करता है। जब अतः क्रिया निरंतर होती है तो उनके बीच सहमति विकसित होती है और इस प्रकार अतः क्रियाओं के प्रतिमान संबंध बन जाते हैं। कालांतर में ये प्रतिमान संस्थात्मक रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक प्रतिमानों की अवधारणात्मक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार संस्थाकरण पार्सन के अनुसार एक प्रक्रिया और संरचना दोनों है। क्रिया अंतःक्रिया प्रतिमान, क्रिया प्रतिमान, संस्था व्यवस्था। संस्थाकरण इज इक्वल टू संरचना प्रतिमान प्लस प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया 3 अवस्था में बनती है: सामाजिक अवस्था, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। जब एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया करते हैं या अंतःक्रिया निरंतर करते हैं तो उसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। परिस्थिति व भूमिका व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्था में मूल्य प्रदान होते हैं। इसमें मूल्य, विश्वास और प्रतीक इस तरह पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं कि यह अपने आप में एक व्यवस्था बन जाते हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था और कुछ न होकर मनुष्य की मनोदशा को बढ़ाने वाली अभिप्रेरणा, विचार और संवेगों की व्यवस्था है। ये तीनों अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि अंतः क्रिया व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच में होती है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्ति के बीच होने वाली बार बार दोहराई जाने वाली अंत क्रिया है जो कालांतर में संस्था का रूप ले लेती है। अतः क्रियाओं का स्थानांतरण ही सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रकार के संस्थागत प्रतिमानों को की अवधारणा स्तर पर सामाजिक व्यवस्था कहा जा सकता है। इस प्रकार पार्सन सामाजिक व्यवस्था की इकाई क्रिया एक्शन को मानते हैं। पार्सन सामाजिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताते हैं। विभिन्न भागों में पारस्परिक विभिन्नता, पारस्परिक निर्भरता होती है। जैसे कि व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह पारस्परिक निर्भरता व्यवस्था की केंद्रीयता है। व्यवस्था का एक गुण है कि अंग आपस में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अंग
जिन्हें श्रम विभाजन भी कहा जाता है। एक अंग की गड़बड़ी सभी अंगों को प्रभावित करती है तो उसे व्यवस्था कहते हैं। जाति व्यवस्था इसका दृष्टांत है। अंग आपस में जुड़े होते हैं ना। व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व होता है। यदि व्यवस्था के अंगों में बदलाव होता है, स्वयं संस्था भी बदलती है, फिर भी व्यवस्था का सामान्य अनुकूलन बराबर बना रहता है। इक्विलिब्रियम। व्यवस्था में परिवर्तन यद्यपि सामाजिक व्यवस्था यथा स्थिति को बनाए रखती है, फिर भी पार्सन कहते हैं कि इनमें परिवर्तन आता है। जब पार्सन परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो इससे उनका अर्थ यह है कि व्यवस्था जहाँ एक और यथास्थिति बनाए रखती है, वहीं लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूलन भी करती है। यह अलगाव द्वितीयक संस्थाओं का भी उल्लेख किया है। इस संबंध में पार्सन ने अमेरिकन युवक संस्कृति का उदाहरण दिया। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों या संस्थागत व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार या कार्य का पुरस्कार देने और विपरीत कार्य करने का उल्लंघन करने पर दंडित करने की रीति है। ये भी सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के आधारभूत साधन संस्थागत रूप में संगठित एक समाज व्यवस्था की स्वाभाविक अंतक्रिया में पाए जाते हैं। पासन ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना तत्वों का उल्लेख किया है। नातेदारी, विभासमंदी और रक्षमंदी, सामाजिक स्तरीकरण, पुरस्कार या दंड, शक्ति व्यवस्था, शारीरिक शक्ति, धर्म एवं मूल्य संगठन। सामाजिक व्यवस्था की संरचना के प्रकार की बात करेंगे। पार्सन ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के रूप में से 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हैं। आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है। सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति सिद्धांतों के समग्र रूप से होती है, जिसके माध्यम से सामाजिक अर्थता क्रिया की भूमिकाएं और संबंधित तत्वों का संगठन होता है। दूसरी ओर सामाजिक संरचना अतः विशिष्ट प्रकार को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें अंतक्रिया की स्थिति में से भूमिकाएं साथ साथ और संगठित होती है। पासन ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्टतावादी अर्जित प्रतिमान, विशिष्टतावादी प्रदत्त प्रतिमान। पार्सन के शब्दों में सामाजिक संरचना परस्पर संबंधी संरचनाओं में एजेंसी और सामाजिक प्रतिमानों द्वारा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों या कार्यों की विशिष्ट क्रमता को कहते हैं। इस प्रकार पार्सन सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों का उल्लेख करते हुए जिनसे संरचना निर्मित है, जैसे संस्था होगी, एजेंसी होगी, सामाजिक प्रतिमान होंगे, समूह या उपसमूह होंगे, ग्रुप्स होंगे, और परिस्थिति स्टेटस या भूमिका, रोल। विसंगति का वर्णन पार्सन ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया है। विसंगति की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ता अपने दावों तथा संघर्षों को संस्थागत साधनों द्वारा दूर न करके ऐसे तरीकों से दूर करने का प्रयत्न करता है जिसकी स्वीकृति समाज नहीं देता और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में विघटन की दशा उत्पन्न होती है। पार्सन सामाजिक स्तरीकरण को आवश्यक और अवश्यमयी मानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण पुरस्कार एवं दंड का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, बल्कि निम्न 3 आधारों पर किया जाता है: गुण, व्यवहार, कुशलता, मिल्कियत। उपयुक्त तीनों आधार पर मूल्यांकन समाज के केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार है: अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान स्थिरता। पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में संबंधित 3 संस्थाएं हैं: संबंधात्मक संस्थाएं समाज व्यवस्था से, नियामक संस्थाएं व्यक्तित्व व्यवस्था से, सांस्कृतिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था से। ये तो नहीं लगे आपको। अब नेक्स्ट लगे आपको डेविस। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ सिलेबस में एक बार, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये लगे हुए किंग्स डेविस और बिलविट ई मोरे, अब इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट राइटर बचता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपके ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। ये इग्नो वाले नोट से है, इसमें प्रस्तावना दी गई। इन्होंने क्या दिया है, डेविस किंग्सले डेविस और
इल्बर्ट वी ई मूरे की बात करेंगे। प्रकार्यात्मक सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि समाज क्यों जीवित रह पाता है। इस सिद्धांत के मूल में यह धारणा है कि सभी समाज स्थितियां और शांति तो अब हम दो किंग्सले डेविस और आपके जो ये है मोरे के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार्यात्मक सिद्धांत होता क्या है, पहले इस प्रकार्यात्मक होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये होता क्या है, इसकी परिभाषा दी है। ये है प्रकार्यात्मक क्या होता है। प्रकार्यात्मक ऐसे मूल्य है जो समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाने रखने और पूर्व पूर्वाक्ष इस प्रकार समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है। पूर्वाक्षपाएं है ना, इस प्रकार समाज के लिए अस्तित्व के लिए जरूरी है। अब देख लेते हैं इनको एक एक करके। समाज के लोग अराजकता और भ्रम नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनके दैनिक क्रियाकलापों में विघ्न पड़ता है। इसलिए समाज चाहते हैं कि उनमें व्यवस्था और अनुशासन हो। ये समाज में स्थिरता लाने के उपाय है। प्रकार्यवादी समाज की समाज को एक जीव के रूप में देखते हैं। इस जीव के अलग अलग अंग होते हैं। ये अंग एक समग्र इकाई में समेकित होते हैं और ये परस्पर सहयोग में से काम करते हैं। मानव शरीर एक जटिल जीव है जिसके शरीर में भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग होते हैं। इसका प्रत्येक अंग एक दूसरे से अलग होता है, अगर मगर ये सभी मिलकर एक समेकित इकाई की संरचना करते हैं। इसी प्रकार समाज में भी अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग भूमिका अदा करते हैं। अगर हम समाज को पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि ये अंग जो भूमिकाएं अदा करते हैं वे समुच्चय समाज में स्थिरता लाती है। दूसरी तरफ दूसरी तरह से कहे तो ये सारी भूमिकाएं समाज को एकता के सूत्र में बांधती है। उदाहरण के लिए हम पाते हैं कि लोग तरह तरह के पेशों और क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, छात्र, श्रमिक, उद्योगपति, किसान, जुलाही इत्यादि। इन लोगों के क्रियाकलाप हालांकि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक समाज सुचारू रूप से चलने के लिए सबकी जरूरत होती है। इन्हें पृथक अंग माना जा सकता है जो समाज के एकीकरण के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकार्यवादी सिद्धांत के मुताबिक सामाजिक ढांचे का हर घटक विशिष्ट कार्यों को पूरा करता है जो समाज में स्थिरता और को कायम रखने के लिए जरूरी है। ये कार्य समाज को जीवित रखने के लिए जरूरी है। इसलिए समाज की अखंडता और स्थिरता के लिए उसमें स्तरीकरण प्रणाली का होना जरूरी है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी नजरिया। प्रकार्यवादी सिद्धांतकार इस बात का स्वीकार करते हैं कि सभी समाज स्तरों में बंटे होते हैं, वे स्तरित रहते हैं। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न सदस्य जो कार्य करते हैं असल में इसको जीवित रखने के लिए किए जाते हैं, मगर सभी कार्यों को समान दर्जा नहीं दिया जाता। कुछ कार्य अन्य कार्यों से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जो लोग इन कार्यों को आजमा देते हैं उन्हें अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत यह समझने का प्रयत्न करता है कि सामाजिक असमानताएं किस तरह उत्पन्न होती है और समाज के लिए क्यों जरूरी है। प्रकार्यवादी यह मानकर चलते हैं कि समाज की अपनी कुछ मूलभूत जरूरतें होती है। इन जरूरतों की पूर्ति हर हाल में होनी चाहिए, अन्यथा समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। इन जरूरतों की प्रकार्यात्मक पूर्वेक्षा कहा जाता है। दूसरों
दूसरा, ये प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका स्थान उन्हें समाज में मिलने वाले महत्व के अनुसार तय होता है। उदाहरण के लिए, एक कारखाना चलाने के लिए हमें मजदूर या प्रबंधक दोनों की जरूरत पड़ती है क्योंकि कोई भी कारखाना सिर्फ मजदूर की बदौलत या सिर्फ प्रबंधक की बदौलत नहीं चल सकता। इसलिए मजदूर और प्रबंधक दोनों उसके अभिन्न अनिवार्य अंग हैं। मगर यह मानना सरासर गलत होगा क्योंकि दोनों जरूरी है, इसलिए दोनों की हैसियत भी बराबर होनी चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रबंधक को श्रमिकों से ऊंचा दर्जा हासिल होता है। इसलिए इस अभिन्नता या अखंडता का मतलब समानता नहीं है। इसका यह मतलब है कि सभी अलग अलग समूह मिलजुल कर स्थिरता की दिशा में काम करते हैं। अगर ये इसलिए ऐसा हो करते हैं क्योंकि ये एक क्रम परंपरा में स्तरित रहते हैं। इस इस क्रम परंपरा का आधार क्या है और क्यों लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं? ये है प्रकार्यवादी। डेविस और मोर का नजरिया क्या था कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत को किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोर ने विकसित किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसने सामाजिक प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया? तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोर ने। ये दोनों अमेरिका के ख्यात नाम समाजशास्त्री और टैलकॉट पासन के शिष्य रह चुके हैं। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने अपने परिवार के एक लेख में विस्तार से प्रस्तुत किया कि जिसका शीर्षक था सम प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। यह लेख जितना लोकप्रिय हुआ, इसकी आलोचना भी उतनी हुई। जहां प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों ने उनके विचारों का समर्थन किया, तो वहीं अन्य समाजशास्त्रियों ने उनकी कटु आलोचना की। उनके विचारों को असमानता का प्रकारवादी सिद्धांत का नाम दिया गया। आइए पहले हम उनकी प्रस्थापनाओं प्रस्थापनाओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम उनकी आलोचना पर दृष्टि डालेंगे। पार्सन ने समाज के स्तरीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हर समाज में एक स्तरीकरण अपरिहार्य होता है। डेविस और मूर ने इस प्रस्तावना को विस्तार दिया और यह जानने का प्रयास किया कि समाज में स्तरीकरण किस तरह प्रभावी होता है। उन्होंने सबसे बड़ा प्रश्न यह रखा कि कुछ स्थानों की प्रतिष्ठा अलग अलग क्यों होती है, व्यक्तियों को यह स्थान कैसे मिलते हैं। समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं की बात करेंगे। दोनों लेखक पार्सन के इस विचार का समर्थन करते हैं कि समाजों के वजूद उनके अस्तित्व का आधार व्यवस्था और स्थिरता है। हर समाज की अपनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं होती है जो उन्हें जीवित रहने और सुचारू रूप से चलने में सहायक होती है। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। समाज व्यक्तियों का समूह, उनका जमावड़ा भर नहीं होता। इन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कार्य पूरे कर हेतु होता है कि समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसलिए में अनेक क्रियाकलाप चलते हैं। समाज को श्रमिकों, उद्योगपतियों, प्रबंधकों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, दस्तकारों इत्यादि की जरूरत पड़ती है। विशिष्ट प्रवीणता रखने वाले विभिन्न लोग इन अलग अलग कार्यों को अजमा देते हैं। इसलिए किसी भी समाज की पहली प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं इन विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं का प्रभावशाली ढंग से वितरण है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सही जगह सही लोग स्थित है। उपरोक्त प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं के 4 पहलू है। पहला, समाज में सारी भूमिकाएं पूरी की जानी चाहिए। सभी समाजों में अलग अलग किस्म के पेशे, व्यवसाय चलते हैं। उनके अस्तित्व के लिए व्यवसाय अनिवार्य है, इसलिए इन व्यवसायों को भी पूरा किया जाना उतना ही जरूरी है। मगर वहीं उन व्यवसायों का किया जाना भी पर्याप्त नहीं है। अगर निश्चित कार्यों के लिए ऐसे गलत लोग चुन लिए जाते हैं जिनमें इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य प्रवीणता नहीं है, तो इससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है, विशेषकर तब अगर ये स्थान महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बिजली का उत्पादन करने वाली कोई कंपनी अगर एक ऐसे प्रख्यात उपन्यासकार को नौकरी पर रख लेती है जिसे विद्युत उत्पादन की कोई जानकारी नहीं है, तो इससे कंपनी का काम प्रभावित होगा। इससे कंपनी में सिर्फ अस्थिरता ही नहीं आएगी, बल्कि बिजली की आपूर्ति में भी अस्थिरता जाएगी। इसलिए प्रकार्यात्मक
पूर्वापेक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन स्थानों को सबसे योग्य और सक्षम व्यक्तियों से भरना चाहिए। तीसरा, निर्दिष्ट कार्य के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाए। इसके लिए जरूरी है उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। हर कार्य के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति चुना जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण दिया कि अगर उस उपन्यासकार को विद्युत उत्पादन कंपनी का सर्वे सेवा बनाने से पहले अगर उसे इस पद की जरूरतें जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण मिला तो इसे इस पद के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति माना जाएगा। अतः भूमिकाओं का निर्वाह कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। भूमिकाओं के प्रभावी निर्वाह की सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित, दक्ष और अपने कार्य में श्रेष्ठ हो, मगर यह अपना कोई कार्य संपन्न नहीं है। स्तरीकरण के प्रकार है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी यही बताया गया, तो ये आपने एक बार देख लेना है। बता दिया मैंने इसमें जो है सिद्धांत में, ठीक है। बुनियादी प्रस्थापना इन्होंने दी। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक समाज के कुछ पद या स्थान कार्य की दृष्टि से अन्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदों में अधिक पारितोषिक और प्रतिष्ठा मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा को अन्य नौकरियों के लिए प्रतिष्ठा हासिल, मतलब आईएएस की जो होते हैं, है ना। इन भूमिकाओं के निर्वाह के लिए सिर्फ गिने चुने लोगों में अनिवार्य योग्यता तथा क्षमता होती है। उदाहरण के लिए आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में देखे जाते हैं, जिसमें बैठते तो हजारों लोग हैं लेकिन कुछ ही प्रत्याशी सफल हो पाते हैं। इन पदों या स्थानों के लिए अधिकतर एक लंबे और गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग इन पदों को अर्जित करते हैं उन्हें इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। हमारे समाज में आयुर्वैज्ञानिक, इंजीनियर, जो चार्टर्ड सीए होते हैं जैसे कुछ विशेष पेशों में गहन और खर्चीले प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह प्रशिक्षण में कई वर्ष लगते हैं, डेविस और मोरे इसे त्याग की संज्ञा कहते हैं और इसलिए इसे अभ्यर्थियों को अधिक आर्थिक पारितोषिक और समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए इन्हें, ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें। उसके बाद आगे क्या है, डेविस और मोरे के नजरिया समालोचना इनकी क्या है, इसमें देख लेते हैं। ऊपर से डेविस और मोरे का सिद्धांत तर्कसंगत और यथार्थवादी लगता है। आखिरी सभी समाज सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता में विश्वास करते हैं, मगर यह उस समाज के ठीक उल्टे है जिसमें कोई गतिशीलता नजर नहीं आती, क्योंकि लोगों की भूमिका उनके जन्म के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। भारत का संविधान यूं नहीं नागरिकों को समान अधिकार देता, यह जाति, नस्ल, धर्म और सामाजिक लिंग, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैध करार देता है। यह आधुनिक समाजों की तरह है जिनमें व्यक्ति की योग्यताओं को उसके जन्म से अधिक महत्व दिया जाता है। इसके मद्देनजर डेविस मूर सिद्धांत यथार्थवादी दिखाई देता है। असल में 1945 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से इसमें कुछ खास नहीं है, अगर आपने पढ़ना होगा तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आपने ये देख लेना। वैसे इतना खास नहीं है, जो था इनका यही ध्यान में रखना आपने, ठीक है। सारांश में आपका क्लियर हो जाएगी हर चीजें। सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों में है। हर समाज की अपनी एक क्रम परंपरा है जिसमें सभी व्यक्तियों का अपना अपना स्थान निहित है। टेलकॉट, पार्सन, किंग्सले डेविस और बिलविट मूर जैसे सामाजिक संरचना प्रकार्यात्मकवादी सिद्धांतकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह जानने को थी कि सामाजिक क्रम परंपरा में व्यक्ति किस तरह अलग अलग स्थान पाते हैं और हमें इन भेदों को आखिर क्यों जरूरत पड़ी। इन सिद्धांतकारों का यह निष्कर्ष था कि सभी समाजों में स्तरीकरण सिर्फ अपरिहार्य नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। इन सिद्धांतकारों अपरिहार्य नहीं, बल्कि यह उनके लिए अनिवार्य इसलिए भी है कि समाज में स्थायित्व और व्यवस्था बनाए रखता है। टॉलकॉट पार्सन ने स्पष्ट किया कि समाज के सभी सदस्य इन असमानताओं को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे यह समझते हैं कि समाज में व्यवस्था और स्थिरता को कायम रखने का यही एकमात्र तरीका है। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण के पैटर्न और सामाजिक असमानताएं समाज के मूल्यों का हिस्सा बनी है। तो ये हो गया आपका क्लियर, इसमें कुछ नहीं है, आपने पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी मूल्य मक्तव्य शब्दावली की बात करेंगे। सामाजिक प्रणाली में सभी सदस्यों में यह सहमति कि सबके लिए क्या स्वीकार्य होगा, ठीक है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं।
तो ये आपने देख लेने। वो तो ये हो गया आपकी दोनों टॉपिक कंप्लीट, दोनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम को आपने ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जितने भी पुराने लेक्चर हो उनका सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में जो आपकी बुक्स है, मतलब कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो उसका कवर पेज है वो मैंने टेलीग्राम पर मेंशन किया है। साथ में मैं बुक्स की भी पीडीएफ मैं डालूंगा दोस्तों। बहुत लेंथ, मतलब बहुत बड़ी बुक्स है, उनकी सभी की पीडीएफ बनाने में समय लग रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं बुक्स का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इन सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और कंपाइल पीडीएफ में मिलेगी। जब 10 क्लासेस हो जाएगी आपकी, तो कंपाइल एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें सारी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 3-4 बुक्स को मैं रेफर कर रहा हूँ इसमें, देख लीजिए आज 2 बुक्स से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।